अगर आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और दुनिया के सबसे डरावने सांप का सोचें, तो चांसेस हैं कि आप टाइटैनोबोआ को इमेजिन करेंगे। और ये समझ में आता है क्योंकि ये प्रीहिस्टोरिक सांप एक बहुत ही बड़ा बोआ था, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। सोचने में भी डर लगता है कि अगर किसी का सामना इस राक्षस सांप से हो जाए तो काफी बुरा हाल होगा। मगर ये बात थोड़ी हैरत अंगेज है कि टाइटैनोबोआ शायद उतना डरावना ना हो जितना लोग सोचते हैं। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि टाइटैनोबोआ शायद किसी लालच में सब कुछ खा जाने वाला शिकारी नहीं था जो हर रोज मैमल्स और क्रोकोडिलियंस को शिकार करता था, बल्कि ये असल में फिश खाने में माहिर था। ये थ्योरी तब सामने आई जब इसकी स्कल बोन्स मिली, जिन्होंने कई ऐसे ट्रेट्स दिखाए जो एक प्रेसिवरस लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं। इसके स्कल में बहुत ज्यादा टीथ थे, मगर वो इतने मजबूत नहीं थे जितने दूसरे बोइड्स में मिलते हैं, और पैलेट भी उन स्नेक्स जैसा था जो आज भी फिश खाते हैं। इस फाइंडिंग को और भी ज्यादा सपोर्ट तब मिली जब इसकी हैबिटेट का पता चला, जो पेलियोसीन दौर में कोलंबिया का ट्रॉपिकल और रिवर कवर्ड एरिया था, जहां टाइटैनोबोआ ज्यादातर अपनी जिंदगी गुजारता होगा। अब ये माना जाता है कि टाइटैनोबोआ की डाइट का बड़ा हिस्सा लंगफिश और ऑस्टियोग्लोसोमॉर्फ्स पर मबनी था। इसका मतलब है कि टाइटैनोबोआ उतना डेंजरस प्रेडेटर नहीं था जितना हम पहले समझते थे। लेकिन एक ऐसी स्नेक फैमिली है जो शायद टाइटैनोबोआ की जगह दुनिया के सबसे डरावने सांपों के रूप में ले सकती है। ये फैमिली ना सिर्फ ज्यादा वोरेशियस और अजीब डाइट्स रखती थी, बल्कि इनका शिकार को खत्म करने का तरीका भी बहुत ही बुरा था। और हाल ही में की गई कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये रिलेटिवली ऑब्सक्योर स्नेक ग्रुप साइज में टाइटैनोबोआ से भी बड़ा था। ये थे मैट्सोइडे के मेंबर्स। आज तक साइंस को 17 टाइप्स के मैट्सोइडे सांपों के बारे में मालूम है, और इनके ओरिजिन्स टाइटैनोबोआ के एंसेस्टर्स से भी पुराने हैं। पहला मैट्सोइड सांप क्रिटेशियस पीरियड के दौरान तकरीबन 98 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ था। स्ट्रेंजली, पहले मेंबर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि उसकी डिस्कवरी सिर्फ एक बोन पर मबनी थी। हकीकत में अब तक ये मेंबर अनआइडेंटिफाइड है और इसका कोई ऑफिशियल नाम भी नहीं दिया गया। जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं उसमें ये है कि ये सांप सूडान से था, जो ये सजेस्ट करता है कि मैट्सोइडे फैमिली पहले अफ्रीका में नजर आई। इन सांपों की एक फेयरली लार्ज रेंज थी और क्रिटेशियस पीरियड के खत्म होने से पहले मैट्सोइड्स ने यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी प्रेजेंस दिखाई। इन मेंबर्स की डाइवर्सिटी सिर्फ रेंज तक महदूद नहीं थी, बल्कि साइज में भी काफी फर्क था। कुछ जैसे एलामेटोफिस छोटे होते थे, जो बस 0.8 मीटर यानी 2.6 फीट तक बढ़ते थे, जबकि दूसरे जैसे सनाजे कभी कभी 3.5 मीटर या 11 फीट तक बढ़ते थे, जो एक बड़े किंग ब्राउन स्नेक के साइज के बराबर था। ये रिस्पेक्टेबल साइज था, मगर उस दौर में ये सांप डायनासोर्स और जायंट टेरोसॉर्स के साय में जीते थे। सोचा जाता है कि अपने सर्वाइवल के लिए ये सांप अपॉर्चुनिस्टिक डाइट्स को चूज करते थे, मतलब जो भी मिले वो खा लेते थे। इसमें कभी कभी डायनासोर्स भी शामिल होते थे, जैसे कि एक यूनिक सनाजे स्पेसिमेन से दिखाई दिया, जो एक नया हैच हुआ टाइटैनोसॉर खा रहा था। डायनासोर्स के अलावा ये सांप रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स और फिश को भी शिकार बनाते थे। हालांकि ये अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंचे थे, फिर भी ये अपनी वही कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे थे जो इन्हें आर्ग्यूएबली टाइटैनोबोआ से ज्यादा ब्रूटल बनाती थी, उनके जॉज। टाइटैनोबोआ और दूसरे बोआस की तरह ये मैट्सोइड्स भी कंस्ट्रिक्टर सांप थे, जो अपने ताकतवर मसल्स का इस्तेमाल शिकार को मारने के लिए करते थे।
पहले साइंटिस्ट ने इन्हें बोआस की सब फैमिली समझा, मगर जो इन्हें अलग बनाता था वो था इनका प्रिमिटिव स्कल स्ट्रक्चर, जो बोआस की तरह फ्लेक्सिबल और वाइड नहीं था। पेलियोंटोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि ये सांप शिकार को पूरा निगलने में काबिल नहीं थे। पहला ख्याल ये आता है कि अगर ये पूरा शिकार नहीं निकल सकते थे तो शायद ये शिकार उनके मेन्यू से निकल जाता, मगर ऐसा नहीं था। ये सांप अपने ताकतवर मसल्स के जरिए बड़े से बड़े प्रे को पकड़ सकते थे, और अगर शिकार इतना बड़ा होता कि निगला नहीं जा सके तो ये अपने टीथ और जॉस का इस्तेमाल करके शिकार को टुकड़ों में तोड़ देते थे, कुछ इस तरह जैसे ईल्स अपने शिकार को ट्विस्ट और टियर करके खाते हैं। फ्लैश के ये चंक्स तोड़कर खा लेना शिकार के लिए बहुत ही खौफनाक अंजाम होता था। जैसे जैसे क्रिटेशियस का वक्त गुजरा, मैटसोइड्स और भी बड़े होते गए। मेसोजोइक ईरा के दौरान ये ट्रेंड कल्मिनेट हुआ मैटसोया में, जिसके नाम पर मैटसोइडे फैमिली का नाम है। ये टाइटैनिक सांप इंडिया और मैडागास्कर में पाया गया था, और ये अपने आखिरी दिनों में आज के सबसे बड़े सांपों के साइज को राइवल करता था। इंडिया में इसके स्पेसिमेंस 16 फीट या 5 मीटर तक बढ़ते थे, जो लंबे बोआ कंस्ट्रिक्टर्स के बराबर था, जबकि मैडागास्कर में ये 26 फीट या 8 मीटर तक बढ़ जाता था, जो रेटिकुलेटेड पाइथन्स के साइज का था, जो आज का सबसे लंबा सांप माना जाता है। इस साइज पर मैटसोया ने दिखाया कि मैटसोइड्स कितने खतरनाक हो सकते थे, और क्रिटेशियस मैडागास्कर के हैबिटेट में लगभग हर डायनासोर और जानवर एडल्ट मैटसोयास का शिकार बन सकते थे, एटलीस्ट जब वो जुवेनाइल होते थे। और जो चीज मैटसोया को डायनासोर्स के साथ रहते हुए और भी खौफनाक बनाती थी वो थी इसकी ड्यूरेबिलिटी। मैटसोया उन चंद जानवरों में से था जो केटी एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद भी जिंदा रहा, जबकि ज्यादातर डायनासोर्स और दूसरी स्पीशीज खत्म हो गई थी। आज तक बहुत कम जानवर ऐसे हैं जिनका असर मेसोजोइक और पोस्ट मेसोजोइक टाइम दोनों में देखा गया हो, और ये बात और भी हैरानकुन है जब हम ये समझते हैं कि एक बड़ा एडल्ट मैटसोया तकरीबन 167 पाउंड या 75 किलो का होता था, जो केटी एक्सटिंक्शन सर्वाइवर्स के टिपिकल साइज से 3 गुना ज्यादा था। इस खौफनाक हादसे से बचने की इसकी काबिलियत कुछ फैक्टर से जोड़ी जाती है। मैटसोया की लो प्रोफाइल, मतलब इसका जमीन से लगा रहना, इसका ऐसे एरियाज में शेल्टर लेना जहां पहुंचना मुश्किल हो, और इसका एक्सट्रीमली स्लो मेटाबॉलिज्म जो इसको बिना खाने के 1 साल तक जिंदा रहना अलाउ करता है। जब नॉन एवियन डायनासोर्स खत्म हो गए तो मैटसोया के लिए कोई रुकावट नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को अगले लेवल तक ले जाए। जब इयोसीन का दौर आया, क्रिटेशियस पीरियड के खत्म होने के तकरीबन 10 मिलियन साल के बाद, तो ये सांप साउथ अमेरिका तक एक्सपैंड हो चुका था और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अर्जेंटीना के स्पेसिमेंस को मेजर किया गया तो ये 10 मीटर यानी 33 फीट तक पहुंच गया था, जो उस वक्त के सबसे लंबे प्रेडेटर्स में से एक बन गया था। इस नए साइज के साथ कई पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि मैटसोया एपेक्स प्रेडेटर बन गया था, जो क्रोकोडिलोमॉर्फ्स और मैमल्स का शिकार करता था, जिसमें ज़ेनार्थ्रन्स, हॉर्सेस और प्राइमेट्स जैसे जानवर भी शामिल थे। लेकिन इतना बड़ा सांप होने के बावजूद मैटसोया अपने खानदान का सबसे बड़ा मेंबर नहीं था। ये स्नेक अपने डायरेक्ट एंसेस्टर से इवॉल्व होता गया था, और ये खास बात है कि ये सांप लेट क्रिटेशियस के दौरान इंडिया में भी पाया गया था। ऐसा लगता है कि जैसे मैडागास्कर में मैटसोया सरवाइव किया, वैसे ही इसका इंडियन काउंटर पार्ट भी जिंदा रहा और इसने इंडिया में अपनी डोमेन एस्टैब्लिश कर ली। उस वक्त इंडिया एक आइलैंड था जो बाकी दुनिया से अलग था। इस वजह से मैटसोया को नए शिकारी या कंपेटिटर से ज्यादा खतरा नहीं था। जमीन भी मेसोजोइक के बाद बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसने सांपों के साइज को बढ़ने दिया। 47 मिलियन साल पहले मिडिल इयोसीन के दौरान इसका साइज मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया था, जब मैटसोया या उसका कोई डिसेंडेंट शायद दुनिया का सबसे बड़ा सांप बना, जो था वसुकी इंडिकस।
इस सांप का जिक्र सिर्फ पिछले 1 साल से हो रहा है, जबकि इसके फॉसिल्स 2005 में गुजरात की स्टेट में मिले थे। इनिशियली पेलियोंटोलॉजिस्ट ने गलत सोचा कि ये एक बड़ा क्रोकोडिलियन है, लेकिन जब फॉसिल्स को दोबारा देखा गया तब पता चला कि ये एक सांप है। अगर कोई स्नेक को क्रोकोडाइल समझ ले तो सोचने वाली बात है कि वो स्नेक जिंदा रहते वक्त कितना बड़ा होगा, और वसूकी वाकई में बहुत बड़ा था। लेटेस्ट एस्टिमेट्स कहते हैं कि इसका साइज 12.2 मीटर या 40 फीट से लेकर 15.2 मीटर या 50 फीट तक हो सकता था। अगर हायर एस्टिमेट सही है तो वसूकी टाइटैनोबोआ को डिथ्रोन करता है और साइंस के दौर में दुनिया का सबसे लंबा सांप बन जाता है। इतने बड़े साइज के साथ वसूकी का वजन भी बहुत ज्यादा था, तकरीबन 1 टन, जो एक एडल्ट जिराफ के बराबर है। ये सांप देखकर किसी को भी इंटेंस प्राइमल फियर महसूस होता, और टाइटैनोबोआ के मुकाबले में वसूकी का सामना करना शायद ज्यादा आसान होता, क्योंकि ये मोस्टली एक टेरेस्ट्रियल सांप था जो मर्की थिक स्वाम्स में घूमता था। ये आसानी से एम्बुश सेट करके अपने शिकार को पावरफुल मसल से दबोच लेता था और फिर अपने तेज दांतों से उसके टुकड़े टुकड़े कर लेता था। एनालिसिस कहते हैं कि वसूकी की डाइट बहुत इम्प्रेसिव थी और ये अलग अलग तरह के जानवर शिकार कर सकता था, जिसमें क्रोकोडिलियंस, कछुए और शायद एक प्रिमिटिव व्हेल भी शामिल थी। वसूकी इंडिकस अपने दौर का सबसे बड़ा शिकारी था, अपनी लंबाई और वजन के हवाले से। ये सांप अपनी एनवायरनमेंट में कई मिलियन साल तक एपेक्स प्रेडेटर बना रहा, लेकिन खुशी की बात यह है कि वसूकी हमेशा के लिए नहीं रहा। इयोसीन के खत्म होने तक ये सांप नष्ट हो गया था। ये जाहिर होता है कि धरती के ठंडे होने की वजह से वसूकी का बड़ा साइज सपोर्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि ये एक ठंडे खून वाला एंडोथर्मिक जानवर था। लेकिन वसूकी का खत्म होना मैटसॉइड्स का अंजाम नहीं था। ये परिवार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काफी कामयाबी के साथ रहता रहा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह थी जो मैटसॉइड्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गई। ये इसलिए भी हैरान कुन नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मौसम और खास सूरत हाल इन सांपों के लिए एडवांटेजेस थी। सीनोजोइक के दौरान ऑस्ट्रेलिया में काफी मैटसॉइड्स आए, वसूकी के नष्ट होने के बाद भी, यहाँ तक कि यहाँ 2 बड़े मेंबर्स एक ही समय में इवॉल्व हुए। इनमें से एक था यर्लुंगर, जो ओलिगोसीन इपॉक के आखिरी दिनों में 23 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पाया गया। ये सांप वसूकी जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये लगभग 6 मीटर या 20 फीट का था और अपने शिकार को अपने सख्त जबड़ों से फाड़ता था। ये एक फुली टेरेस्ट्रियल सांप था जो मार्सुपियल्स और रेप्टाइल्स का शिकार करता था। यर्लुंगर के साथ एक और मैटसॉइड भी ऑस्ट्रेलिया में था, वो नाम्बी, जो छोटा था। इसका साइज लगभग 6 मीटर या 20 फीट था। छोटे होने के बावजूद ये उसी साइज को अपना ट्रायम्फ कार्ड बनाकर आगे बढ़ा, क्योंकि जब मौसम ठंडा और सूखा होने लगा, यर्लुंगर ऑस्ट्रेलिया से खत्म होता गया, लेकिन वोनाम्बी छोटे साइज की वजह से सरवाइव कर गया। यर्लुंगर तकरीबन 11.6 मिलियन साल पहले नष्ट हो गया था और उसके बाद वोनाम्बी आखिरी मैटसॉइड बन गया जो दुनिया में जिंदा रहा। ये सांप ठंडे और सूखे इलाकों में पाया जाता था और ज्यादातर पानी के चश्मों के करीब रहता था, जहां ये अपने शिकार का इंतजार करता था। ये फॉर्मिडेबल प्रेडेटर था, लेकिन इसको भी ऑस्ट्रेलिया के मेगाफोना जैसे कि बड़े साइज के वॉम्बैट्स, मार्सुपियल लायंस और सुपर साइज्ड कोमोडो ड्रैगन्स का सामना था। इस सब के बावजूद वोनाम्बी ने 23 मिलियन साल तक अपने वजूद को बरकरार रखा, मगर तकरीबन 50,000 साल पहले इसने एक ऐसे शिकारी का सामना किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, इंसान। यकीन किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जब एबोरिजिनल्स आए तो उन्होंने वोनाम्बी को जल्दी ही खत्म कर दिया और तकरीबन 12,000 साल पहले ये एंशिएंट परिवार खत्म हो गया।
इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।